आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन और विकेंद्रीकरण। इसके अंतर्गत देखेंगे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, स्थानीय स्वशासन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी बात करेंगे कि गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा क्या थी, इससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसे राइटिंग में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है, इसका महत्व क्या है, और स्थानीय स्वशासन की कमियां क्या है या आलोचना किन आधार पे की जाती है, इन सारे मुद्दों पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, आज 24 अप्रैल है, पंचायती राज दिवस भी है, तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन आने की, और सभी ऑल स्टेट जो भी पीएससी है, यूपीएससी, सभी के लिए उपयोगी है। तो मैंने यहाँ एक वेन डायग्राम बनाया है, बताया है, आपको इसको देखना होगा। जैसे ए को हम मान लेते हैं सेंटर, सेंटर मान लीजिए 3 राज्यों में बटा है, ये 3 राज्य फिर जिलों में बट गए। ठीक है, जिलों को तहसीलों में बांट दिया, तहसील को गांवों में बांट दिया। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा करना है, यानी शक्ति का ऊपर से नीचे, यानी टॉप से बॉटम में शक्तियों को बांट देना। ठीक है, तो इस तरह से जो शक्तियों का बंटवारा है वो होता है ऊपर से नीचे, यानी कुछ शक्तियां जो इस ए ने अपने पास रख ली। अब क्या हुआ, ए को अकेले पूरा शासन संभालना मुश्किल है, तो अपनी सहायता के लिए बी सी डी को नियुक्त कर लिया, इनको शक्तियां। अब बी को शासन अकेले संभालना मुश्किल है, तो इसने 3 को और नियुक्त कर लिया, इसी तरह से ए और लोगों को, तो इस तरह से शक्ति नीचे को ट्रांसफर होती जाएगी। तो इसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का या जो भी अधिकार है उनको एक जगह न रह के, एक व्यक्ति के, एक संस्था के हाथ में न रह के अन्य जगह बांट देना, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति को बांटना ऊपर से नीचे को। ये विकेंद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ बिल्कुल आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। विकेंद्रीकरण का मतलब है बी अलग कर दो, केंद्रीकरण अलग कर दो। केंद्रीकरण का मतलब होता है एक जगह पावर कर देना, यदि बी हटा दोगे आप तो केंद्रीकरण का मतलब हो जाएगा एक जगह पूरी पावर कर देना, और विकेंद्रीकरण का मतलब उस पावर को बांट देना। तो निर्णय लेने की शक्ति को बांटना ऊपर से नीचे की ओर, इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब देखिए इसका लिखने हो यदि आपको, तो शासन संचालन के अधिकारों को और शक्तियों को एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति के पास न रहे, केंद्रित न रखना। ठीक है, यानी जो शासन संचालन के जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, एक जगह केंद्रित न रहे, ऊपर से नीचे इसका विभिन्न स्तरों पे विभाजन कर देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि शक्तियों का, अधिकारों का एक जगह न रख के उसको नीचे के स्तर पे बांट देना ताकि शासन संचालन आसानी से हो, इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण में आप देखोगे 2 तरह का होता है, एक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण। तो जो हम बात करने वाले हैं वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है। जैसे निम्न स्तर तक सत्ता का विभाजन, यानी सबसे ऊपर केंद्र सरकार, इसने कुछ शक्तियां दी राज्य सरकारों को, राज्य सरकारों से आई स्थानीय, यानी पंचायत स्तर पे जो शक्तियों का बंटवारा होता है, तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या निम्न स्तर तक सत्ता का विभाजन। यहाँ पे सत्ता का विभाजन क्या हुआ, नीचे के स्तर पे सत्ता आ गई है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, विकेंद्रीकरण की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि विकेंद्रीकरण का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, एमपीपीएससी में भी, प्री में भी, मेंस में भी, तो आपको ठीक से इसको करना होगा, और डेफिनेशन वगैरह भी। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण में क्या हुआ, निम्न स्तर पे सत्ता का विभाजन किया और इसका नाम दे दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही मतलब है शक्तियों को ऊपर से नीचे को समान स्तर पे बांटना। जैसे नोट देखिए, विकेंद्रीकरण से निचले स्तर के लोगों का महत्व में वृद्धि होती है। अब यदि आपने शक्तियां नीचे स्तर को बांट दी हैं तो नीचे स्तर के लोगों की शासन में सहभागिता रहेगी। ठीक है, उनके पास भी कुछ शक्तियां रहेंगी, वो भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके महत्व में वृद्धि हुई है। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा आ जाए, या इसी को बोलते हैं प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सत्ता का ऐसा विभाजन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का ऐसा विभाजन जिसमें समाज के सभी स्तर के लोगों में समानता के साथ नीति निर्माण, यानी 2 टर्म आपको याद रखना है, समानता और नीति निर्माण। तो जो नीचे के स्तर के लोग होते हैं उनमें सत्ता का ऐसा विभाजन करो कि वो भी समानता के साथ नीतियों का निर्माण कर सके, विकास कार्यों में भागीदारी कर सके। जैसे पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों में क्या होता है, इनको कुछ पावर दिए जाते हैं ताकि अपनी सड़कों बना सके, अपने पानी की व्यवस्था कर सके। छोटे छोटे जो गांव के काम होते हैं वो सारे कौन करती है, पंचायतें करती हैं, ग्राम पंचायत करती हैं, ऐसी नगर पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अपने जो
अपने लेवल के समान स्तर के जो स्थानीय काम होते हैं इनको करती हैं, यानी समानता के स्तर पे नीतियों का अपने निर्माण भी करती हैं और विकास कार्यों में भागीदारी करती हैं। यही प्रजातांत्रिक लोकतंत्र, दो शब्द आप यूज कर दोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा आंसर राइटिंग में। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में समानता शब्द लिखना नहीं भूलना है, और नीति निर्माण और विकास कार्यों में भागीदारी, यानी सत्ता का ऐसा विभाजन जिसमें समाज के सभी स्तर के लोगों को समानता के साथ, ये नहीं कि कुछ को वर्चस्व हो जाए, कुछ अपने आप को सुपीरियर समझे, ऐसा नहीं, सबको समानता के साथ नीति निर्माण और विकास कार्यों में भागीदारी मिले। जैसे ग्राम सभा होती है, अभी जब हम पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक बात करेंगे, ठीक है। उदाहरण आप प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में लिख सकते हो पंचायती राजों का। अब यदि कभी लिखने को आए कि गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी वो क्या थी, तो ग्राम स्वराज की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में ही आधारित थी। यानी आपको यदि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समझ में आ गया कि समान लोअर स्तर में सबको समान भागीदारी हो विकास कार्यों में, तो वही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ग्राम स्वराज की अवधारणा इसी पे आधारित थी। तो गांधी जी का मानना था कि हमें सत्ता ग्रामीण जनता की भागीदारी को अधिक बढ़ाना चाहिए। क्यों? भारत कहाँ रहता है? गांव में रहता है। भारत की ज्यादातर लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है। यदि आपने गांव में सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया, सिर्फ शहरों का विकास करते रह जाएंगे, तो फिर भारत का तो विकास होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 70% तो लोग गांव में, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप सत्ता को गांव में ट्रांसफर करो। जब 70% लोगों को आप सत्ता दे दोगे तो अपने आप लोकतंत्र आएगा, ठीक है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट ये महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज का, कि सत्ता को गांव में ट्रांसफर करो। इससे क्या होगी? जन भागीदारी, ग्रामीण जनता की भागीदारी बढ़ेगी, और जब ग्रामीण भागीदारी बढ़ेगी तो ये जनता अपनी समस्या का खुद समाधान निकालेगी। आप समझिए, एक गांव का व्यक्ति गांव की समस्याएं ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि एक दिल्ली में जो बैठा व्यक्ति है, जिसने कभी गांव देखा नहीं है, जिसने सिर्फ न्यूज़पेपर, किताबों और टीवी में गांव को देखा है, कभी वास्तव में गांव में देखा नहीं, गांव की समस्याएं नहीं देखी, उसे वो कैसे समझ सकता है कि गांव में कैसे समस्या समाधान हो। एक स्थानीय स्तर का गांव में रहने वाला व्यक्ति एक एक चीज बता देगा कि गांव के किस कोने में कौन सी समस्या, किन किन चीजों की कमी है, और वो ये भी बताएगा कि इनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ग्रामीण जनता की आप यदि भागीदारी बढ़ाओगे, समस्या का खुद समाधान वो लोग करेंगे, ठीक है। उनमें कर्तव्य की भावना पैदा होगी, उत्तरदायित्व की भावना पैदा होगी, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी आएगी, और स्वयं विकास करने की उनमें जिम्मेदारी आएगी। तभी भारत के ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, और वास्तव में उसे भारत का विकास कहा जाएगा। यही गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा थी। यदि कभी लिखने को आ जाता है तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम बात करने वाले हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण का जो व्यवहारिक क्रियान्वयन है 73वें 73rd संविधान संशोधन 1992, यानी पूरा नाम है 73वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थापना के साथ ही शुरू हुआ भारत में विकेंद्रीकरण का व्यवहारिक क्रियान्वयन। अब हम बात करें कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। अब सिंपल है, यदि आपको विकेंद्रीकरण की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो स्थानीय स्वशासन वही है। क्या है? जैसे अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की डेफिनेशन दी थी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, यानी जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया शासन क्या है? लोकतंत्र। यानी जनता जब खुद का बनाया शासन संचालित होती है, जनता खुद के बनाए गए शासन से, तो लोकतंत्र है। तो स्थानीय स्वशासन इसी पर आधारित है। क्यों? स्थानीय स्तर की सरकार कौन चुनेगी? वही लोग चुनेंगे, वही फिर उस गांव में विकास कार्यों को अंजाम देंगे। तो हो गया ना लोकतंत्र। यानी आशय क्या है? स्थानीय स्वशासन की डेफिनेशन पूछी जाए आपसे तो बताओगे स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो स्थानीय जनता द्वारा चुनी जाती है। तो पहला शब्द क्या हुआ? जो स्थानीय जनता द्वारा चुनी गई, और जिन्हें राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर की सरकारों के अधीन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होती है। तो आपको की पॉइंट क्या क्या याद रखना है? स्थानीय स्वशासन का मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, ठीक है। वो क्या करेगी? स्थानीय समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन कंट्रोल में किसके रहेगी? राष्ट्रीय और केंद्र सरकार की, क्योंकि वित्त का पोषण कौन करेगा? राष्ट्र और केंद्र सरकार करेंगी। तो राष्ट्रीय और केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है जो स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को करती हैं, वही क्या है? स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों है? आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत आसानी से समझ सकते हो। क्यों? यदि 70% लोग गांव में रहते हैं और वो अपनी चीजें, अपनी समस्याएं स्वयं नहीं यदि समाधान कर पाएंगे, तो दिल्ली में बैठे लोग उनकी समस्याएं नहीं सही से सुझाव
नहीं समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसीलिए हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है, ताकि विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप दिया जा सके। यदि स्थानीय स्वशासन नहीं होगा तो विकेंद्रीकरण तो ना मात्र का होगा। जब गांव की समस्या गांव में के लोग नहीं सुलझा पाएंगे तो कौन सुलझाएगा। तो पहला यही है स्थानीय स्वशासन का महत्व, कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और जन भागीदारी बढ़ेगी। जब जन भागीदारी बढ़ेगी तो केंद्र और राज्यों पर दबाव कम होगा, यानी केंद्र और राज्यों को इतने छोटे स्तर में अपने जो काम है उन पे अन्य दूसरे कामों में ध्यान दे पाएंगे, और जो गांव स्तर पे स्थानीय स्तर पे जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं इनमें यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ की समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो यह विकेंद्रीकरण को वास्तविक रूप मिलेगा। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान होगा। बिल्कुल जो मैंने बताया कि एक गांव का व्यक्ति ही गांव की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ के उसके समाधान सुझा सकता है। योजना का सफलता का दर, यदि कोई योजना है यदि उसको गांव स्तर से लागू किया जाएगा तो उसकी सफलता का दर बढ़ जाएगा। क्यों? उसमें जन भागीदारी, गांव के लोगों को उससे पता रहेगा कि क्या करना है कैसे करना है। जन भागीदारी होगी तो सफल, कोई भी योजना हो जब तक लोग उसमें भागीदारी नहीं करेंगे तो उसकी सफलता का दर अपने आप कम हो जाएगा। जनता का इसमें सक्रिय सहयोग मिलेगा। यदि जनता का सक्रिय सहयोग मिलेगा तो आप यकीन मानिए उसकी सफलता की दर अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सफलता का दर और जनता का सहयोग और जन भागीदारी। नौकरशाही का हस्तक्षेप कम होगा। अब स्थानीय समस्या स्थानीय लोग अपनी ही बनाई सरकार के द्वारा हल कर रहे हैं, तो जो अधिकारी वर्ग है, प्रशासक वर्ग है, उसका हस्तक्षेप अपने आप कम हो जाएगा। यदि ये स्थानीय सरकारें नहीं होती, स्थानीय काम भी अधिकारियों के द्वारा कराए जाते तो इनमें भी भ्रष्टाचार भरपूर होता और हो सकता था इन समस्याओं का समाधान भी बेहतर नहीं होता। प्रजातंत्र की पाठशाला इसलिए इसको कहा जाता है कि लोकतंत्र जैसे वोट डालना, लोगों को समस्याएं बताना, आपस में डिस्कशन करके समस्या समाधान निकालना, इस तरह की जो चीजें हैं वो लोग गांव स्तर पे पंचायतों से सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का मूल आधार है कि जनता की भागीदारी बढ़े, जनता जागरूक हो, अपनी समस्याएं उठाए, अपनी समस्याओं का हल निकाले, तो यही लोकतंत्र चाहता है और यही लोकतंत्र को ये बात सिखाता है। कौन? विकेंद्रीकरण और स्थानीय प्रशासन। तो इससे प्रजातंत्र मजबूत होगा। स्थानीय विशेषताओं को संरक्षण, यदि हर क्षेत्र की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पे हो, चाहे वो कल्चरल, जो भी स्थानीय विशेषताएं होती हैं, धार्मिक, ठीक है, भाषाई या कल्चरल, तीज त्योहार, तो कहीं ना कहीं ये पंचायतों के माध्यम से भी उनको बढ़ावा और संरक्षण मिलता है। स्थानीय सूचना केंद्र का काम करते हैं। कैसे? अब यदि स्थानीय सरकारें हैं तो वहाँ का जनसंख्या, वहाँ के पुरुष महिला अनुपात, उनकी संख्या, मृत्यु दर, जन्म दर, शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, इन सब का भी सर्वे आसान हो जाता है। यहाँ की भी जानकारी केंद्र और राज्यों को आसानी से मिल पाती है और उसी के अनुसार फिर योजना निर्माण की प्रक्रिया होती है। अन्य कार्य भी हैं, ये कुछ बड़े बड़े कार्य थे, इसके अलावा ही काम है जैसे मित्र विधेयता को बढ़ावा मिलता है। यदि स्थानीय समस्याएं खुद योजनाएं बनाएंगे, उनको क्रियान्वित करके समाधान निकालेंगे, खुद ही उनको निकालेंगे, तो क्या होगा, ऐसी योजना को करने में, उनका काम करने में क्या होगा, तो मित्र विधेयता बढ़ेगी, ठीक है, शासन में जन सहयोग बढ़ेगा, केंद्र राज्यों को उचित परामर्श मिलेगा, नीचे की समस्याओं का स्थानीय स्तर के अधिकारी बताएंगे तो इन समस्याओं की जानकारी मिलेगी, ठीक है, सार्वजनिक लाभ होगा और सार्वजनिक निर्माण में वृद्धि होगी। तो इस तरह के जो इसका महत्व है, जो स्थानीय स्वशासन का महत्व है, आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे और इसके अब आपको फायदे भी समझ लेंगे। इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, जैसे वही है ना कि गांव स्तर में भी पॉलिटिक्स होने लगती है, भाई भतीजावाद, और विरोधी एक दूसरे के, खुद का फायदा ज्यादा देखना, समाज का कम देखना, इस तरह की चीजें कुछ है। भ्रष्टाचार भी पनपता है स्थानीय स्तर पे, क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा मिलता है। कुछ इसकी आलोचनाएं भी हैं, तो आपको कुछ आलोचनाएं भी बतानी पड़ेंगी और उसके बाद आप उसको निष्कर्ष बता देंगे। तो देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन की आलोचनाएं क्या है। एक यही है कि विकेंद्रीकरण से भ्रष्टाचार बढ़ता है, नीचे के स्तर के लोग पैसा खाते हैं, क्षेत्रीयता की भावना बढ़ती है, लोग क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र को देखेंगे, दूसरों का ध्यान नहीं देंगे, ये भूल जाएंगे कि हमारा पूरा देश है, ठीक है, अपने क्षेत्र पर ही खास ध्यान देना। स्वहित एवं भाई भतीजावाद, यानी अपने परिवार, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, अपना भी स्वार्थ देखने लगते हैं कौन, स्थानीय प्रतिनिधि। तो यहीं से इसमें कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है, कहने का मतलब इसकी जो कमियां हैं उजागर होना शुरू हो जाती हैं। संकुचित एवं स्वार्थ में प्रवृत्ति का जन्म होता है, यही है क्षेत्रवाद हो गया, खुद का फायदा का। इन सब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने स्तर पे देख सकते हो, गांव के स्तर पे देख सकते हो कि ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। भ्रष्टाचार हो गया,
स्वार्थ हो गया, भाई भतीजावाद, तो ये इसकी आलोचना है और स्वाभाविक भी है और उचित भी है, सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि संकुचित विचारधारा बहुत आप मैक्सिमम देखोगे यही होता है कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपना फायदा सबसे पहले निकालते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, उनको सार्वजनिक हित देखने चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं होता, बहुत जगह अच्छे लोग भी होते हैं, तो इन सब का लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कि क्या समस्याएं इसमें, क्या कमियां उभर के आ रही हैं। पक्षपात वाले तरीके भी जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, ठीक है, ये पक्षपात भी करते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी आप क्या बोल सकते हो कि जो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा है, ये इससे स्वतंत्र संस्थाओं की जो स्थापना हुई है, स्थानीय संस्थाएं जो प्रजातंत्र की आधारशिला बन गई हैं। यानी इन आलोचना जो ऊपर 5-6 आलोचना बताई, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, पक्षपात, स्वार्थ, इस तरह की जो चीजें हैं, इनके बावजूद भी क्या है, प्रजातंत्र की मजबूती मिली। क्यों? क्योंकि इन्हीं यदि ये संस्था नहीं होती तो बताइए गांव के लोग कैसे योजना निर्माण में भागीदारी, अपनी समस्या समाधान, अपनी आवाज को उठाना कैसे सीखते। ये सीखे हैं, भले भ्रष्टाचार भी थोड़ा बहुत हो तो जन भागीदारी बढ़ी तो आखिर, यदि ये बढ़ी है तो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को तो मजबूती मिलेगी। यदि ये चीजें नहीं होती, स्थानीय पंचायतें नहीं होती स्थानीय स्तर पर न, तो इनको लोगों को मतलब ही नहीं होता कि सरकार निर्माण कैसे होता है, समस्याएं कैसे उठाई जाती हैं, उनका समाधान कैसे होता है। तो कम से कम लोग इस स्तर से जाने तो एक आप इमेज बना सकते हो कि ऊपर के स्तर तक कैसे समस्याएं होती हैं, उनका कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं। तो एक तरह से लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिली। इनकी सहायता से विकास, राजनीतिक चेतना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलना। तो अब जरूरत इस बात की है कि इन स्थानीय संस्थाओं को वित्त के साधन उपलब्ध कराए जाए, इन्हें और स्रोत उपलब्ध कराए जाए, इन ठीक है, और ताकि ये अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से क्या कर सके, मैनेज कर सके, विकास कार्यों में भागीदारी कर सके और जन कल्याण को बढ़ावा दे सके। क्यों? क्योंकि यदि गांव मजबूत होगा, गांव के लोग मजबूत होंगे तो इससे बहुत समस्याओं का हल होगा। किसानों की स्थिति सुधरेगी, जो गांव से शहरों की ओर पलायन होता है इसमें कमी आएगी। गांव में यदि आप शहरों की तरफ सुविधाओं दोगे तो जो लोग शहरों की चमक दमक की वजह से शहरों में जाते हैं, शिक्षा की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, लाइट की वजह से, उन लोगों को नहीं जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पलायन रुकने से शहरों की स्थिति भी अच्छी रहेगी और गाँव की स्थिति भी रहेगी। तो आप स्थानीय स्वशासन के माध्यम से स्थानीय स्तर के विकास कल्याणकारी योजनाओं को बहुत बेहतर से प्रबंधित करके इनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट हुआ था और आगे के लेसन आपको, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ, आगे इसके लेसन आएंगे बहुत अभी, क्योंकि अपन को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे और उनकी विशेषताएं लिखने को आ सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसके पहले भी आप बहुत सारे मैंने लेसन बनाए हैं, लोकपाल, लोकायुक्त, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।